हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 19 नवंबर 2020 है और आज की वीडियो में हम 18 और 19 नवंबर दोनों दिन के करंट अफेयर की बात करेंगे। इस करंट अफेयर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से मिल जाएगी और इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि जो हमारी हैप्पी दिवाली सेल है वो अभी भी चल रही है और अंतिम 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं, आज का और कल का। कल 20 नवंबर तक ये सेल आपके लिए उपलब्ध रहेगी, जिसमें सारे कोर्सेस आपको 50% ऑफ में मिल रहे हैं। जैसे एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का कोर्स आपको 6,499 रुपये में मिल रहा है, जो कि 12,999 का था। उसी प्रकार से एमपीपीएससी प्री का कोर्स 1,749 में, एसआई का कोर्स 1,499 में, एसआई कांस्टेबल का कोर्स 996 रुपये में, एमपी एसआई में इंग्लिश का जो स्पेशल कोर्स है 499 रुपये में, टेस्ट सीरीज 249 रुपये में, एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज 199 रुपये में, कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज 199 में, जेल प्रहरी की 99 में और संविदा वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज 129 रुपये में। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आप सभी ये बुक कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है वो आज संस्कृत में है। संस्कृत में है नरस्य आभरणम रूपम। आभरण का मतलब होता है कि जो नर का आभूषण है वो रूप है, यानी उसका जो जिस प्रकार से वो दिखाई देता है उसकी पर्सनालिटी, राइट। लेकिन रूप का भी जो गुण है, रूपस्य भरणम गुणम, यानी कि रूप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गुण। यानी कि सिर्फ चेहरा बहुत अच्छा होने से कोई काम नहीं चलेगा, गुण भी उसमें उतने अच्छे होना चाहिए। और गुणस्य भरणम ज्ञानम, कि केवल गुणों से नहीं काम चलेगा, उसके साथ गुण के ऊपर क्या आ जाएगा, ज्ञान आएगा। और सबसे ऊपर जो गुण है वो है क्षमा, यानी कि ज्ञान जिसके पास में है उसका आभूषण है कि उसके अंदर क्षमा भी होनी चाहिए, यानी कि वो लोगों को क्षमा कर सके। और क्षमा, यकीन रखिएगा, कायर व्यक्ति कभी भी किसी को क्षमा नहीं कर सकता। भले ही वो बदला ना ले पाए तो अंदर ही अंदर वो कुढ़ा हुआ बैठा रहता है। क्षमा केवल वही कर सकता है जो शक्तिशाली होता है, जो ताकतवर होता है। कायर व्यक्ति क्षमा कहेगा कि वो क्षमा कर रहा है, एक्चुअल में वो अंदर से कुढ़ रहा है, वो इसलिए क्षमा करने का नाटक कर रहा है कि वो उसे बदला नहीं ले सकता। जबकि क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है और बहुत शक्तिशाली लोग ही क्षमा कर सकते हैं, और महात्मा गांधी के पास यही शक्ति थी। तो आप सभी लोग इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली किस राज्य स्थित लोंगेवाला पोस्ट पर सेना के जवानों के साथ मनाई है, और ये राजस्थान में पोस्ट स्थित है। दूसरा प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा विकसित क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है, तो ये चांदीपुर एकीकृत परीक्षण केंद्र है जो कि उड़ीसा में है। तीसरा प्रश्न है कि भारत ने जिबूती और अन्य अफ्रीकी देशों को खाद्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोत भेजा है, और इस पोत का नाम है आईएनएस एरावत। चौथा प्रश्न है कि 15वां पूर्वी एशिया सम्मेलन किस देश के प्रधानमंत्री ग्वेन जुआंग फुक इनकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ, तो ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। वहीं छठवां प्रश्न है कि किन देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। ये जो बैठक हुई थी ये ब्रिक्स देशों की बैठक हुई थी, ये आपको याद रखना, ब्रिक्स देशों की ये बैठक थी। सातवां प्रश्न है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा किस देश में पारंपरिक औषधि के वैश्विक केंद्र की स्थापना की जाएगी, और ये भारत में की जानी है। आठवां प्रश्न है कि मूडीज ने साल 2020 में भारत की जीडीपी को बदलकर कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो ये -8.9%। नवा प्रश्न है कि किस देश के सादात रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और 10वां प्रश्न है कि किस प्रदेश में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है, तो कर्नाटक में किया गया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्न। आगे बढ़ेंगे, 11वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य में प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की गई है, और ये हरियाणा में की गई है। 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस धनतेरस को मनाया जाता है। 13वां प्रश्न है कि किस अभिनेता की आत्मकथा आई एम नो मसीहा जल्द ही रिलीज की जाएगी, और ये सोनू सूद की आत्मकथा है। 14वां प्रश्न है कि 12 नवंबर को किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है, तो उनका नाम था आसिफ बसरा। और 15वां प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए किस देश पहुंची है, तो ये पहुंची ऑस्ट्रेलिया। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे, और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किसने तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है, और ये संबोधित किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। और ये जो है इस वर्ष वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो कोविड-19 महामारी का चुनौती का सामना कर रही है, और इसीलिए बैठक में अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से सुदृढ़ बनाया जाए, इनके उपायों को लेकर और भविष्य के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर विचार विमर्श किया गया। फोरम के अन्य प्रतिभागियों की बात करें
तो इसमें शामिल थे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रियस, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, इनके द्वारा भी इसको संबोधित किया गया। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि हाल ही में ब्रिक्स देशों ने किस नई नीति को मंजूरी दी है, और ब्रिक्स देशों का भी सम्मेलन हुआ था, उसमें आतंकवाद विरोधी नीति को मंजूरी दी गई है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 5 देशों का समूह है ब्रिक्स, और इनने आतंकवाद से कारगर ढंग से निपटने के लिए एक नई नीति का अनुमोदन किया है। यह आतंकवाद विरोधी नीति है, और ब्रिक्स जो है आतंकवाद विरोधी नीति का उद्देश्य यह है कि सदस्य देश जो हैं, इनके 5 जो देश हैं, इनके बीच में जो मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध हैं, इनको और मजबूत बनाया जाए। आतंकवाद का जो खतरा है उसको रोकने और उससे निपटने के लिए दुनिया भर में प्रयास किए जाएं, और इसी को लेकर ये नीति बनाई गई है। बात ब्रिक्स की करेंगे तो ये उभरती हुई 5 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का संघ है, जिसमें शामिल है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि किस देश की अध्यक्षता में 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वर्चुअली आयोजित किया गया, संबोधित किया गया, और यह आयोजित हुआ था रूस की अध्यक्षता में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया है इस सम्मेलन को, ब्रिक्स सम्मेलन को, और ये शिखर सम्मेलन जो था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, और ये ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन था। 2021 में इसकी जो अध्यक्षता की जाएगी वो भारत के द्वारा की जाएगी, और भारत ही में ही 13वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन करेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 12वें संस्करण का जो विषय था, जो अभी आयोजित हुआ था, ग्लोबली स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ये इस बार का जो इसका विषय रखा गया था। अब ब्रिक्स देशों को देख लीजिए मैप में, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ब्राज़ील, याद रखिएगा ये ब्राज़ील है, इसका झंडा आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये इंडिया है, राइट, ये चाइना है, और सबसे ऊपर देखेंगे रशिया है, और लास्ट में साउथ अफ्रीका है। एक्चुअल में साउथ अफ्रीका इसमें सबसे बाद में जुड़ा, 2010 में इसमें शामिल हुआ था। पहले ब्रिक हुआ करता था। ब्रिक का मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ये ब्रिक्स हो गया। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो 2021 का जो वित्तीय वर्ष है इसमें अनुमान लगाया है -10.3%, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक है गोल्डमैन सैक्स, और इसने वित्त वर्ष 2021 के लिए, यानी कि 2020 और 21 जो अभी चल रहा है, इसमें भारत की जो जीडीपी अनुमान की गिरावट दर है इसका संशोधित किया है। पहले अनुमान लगाया था कुछ और, पहले जो अनुमान लगाया था -14.8% लगाया था, लेकिन कहा कि नहीं इतना नहीं रहेगा, अब रहेगा -10.3%। और इसके अतिरिक्त गोल्डमैन सैक्स ने जो है वित्त वर्ष 21-22 यानी अगला जो वित्त वर्ष होगा उसमें भारत की जीडीपी में 13% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि भारत का AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व में कौन सा स्थान मिला है। तो इसे विश्व में जो है 63वां स्थान मिला है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर नाम परम सिद्धि है, इसको विश्व का सबसे शक्तिशाली 500 गैर कंप्यूटर प्रणालियों में 63वां स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है। और AI प्रणाली से, इसकी जो प्रणाली है इससे स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ होने वाला है, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा, क्योंकि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बिहार में नीतीश कुमार ने 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पटना में राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, और उनके साथ 14 और मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इसमें भाजपा के नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, इन दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो 2 उप मुख्यमंत्री अब बिहार में हो गए हैं, और ये हैं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। बात करेंगे अब हम बिहार की, तो मैप में देख लीजिए ये बिहार है, और सीमा पर स्थित राज्य है। यहाँ पर देखेंगे नेपाल के साथ ये सीमा को साझा करता है। राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्यपाल फागू चौहान है। लोकसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीट हैं, विधानसभा की 243 सीट हैं, और यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीट हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि किस राज्य में स्थित कीथम झील को
रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो 2 झीलों को शामिल किया गया, एक तो कीथम झील है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और एक और झील है महाराष्ट्र की लूनार झील। डिटेल देख लीजिए इनकी क्या है। तो महाराष्ट्र की लोनार झील और उत्तर प्रदेश में आगरा की सूर सरोवर झील, सूर सरोवर झील इसी को कीथम झील के नाम से जानते हैं, इन दोनों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। और रामसर स्थल क्या होता है? एक्चुअल में रामसर एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है ईरान के अंदर। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, रामसर जो भूमियाँ होती हैं, दलदली भूमि होती हैं, उनसे संबंधित, तो इसी के लिए उन स्थलों को रामसर स्थल कहा जाता है। तो भारत ने 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर किए थे, और इसका उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर जो जैव विविधता है उसको संरक्षित किया जाए, और संरक्षित करने के लिए आर्द्र भूमि क्षेत्रों को विकास किया जाए, उनको रखरखाव किया जाए, और इसका एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बने। और इन्हीं सूची में अब इन 2 स्थलों को और शामिल कर लिया गया है, वेटलैंड्स इनको इंग्लिश में कहते हैं। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि स्पेस एक्स और नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों के क्रू को पहले ऑपरेशनल मिशन पर अंतरिक्ष में भेजा है। इस क्रू का क्या नाम है? इससे पहले ही नासा और स्पेस एक्स ने 2 यात्रियों को भेजा था ISS में, लेकिन वो एक ट्रायल था, केवल वो गए थे और वापस आ गए थे। ये ऑपरेशनल है, यानी कि वहाँ पर ये कुछ काम भी करेंगे ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर। और इस क्रू का नाम रखा गया है कैप्सूल रेसिलियंस, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नासा ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर टेस्ला द्वारा तैयार किया गया जो रॉकेट है फाल्कन 9, इसके जरिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर भेजा है। और नासा के जो अंतरिक्ष यात्री हैं विक्टर ग्लोबर, शैनन वॉकर, माइकल हॉपकिंस, और जापान की एक अंतरिक्ष यात्री हैं सोइची नोगुची, ये जो है आप कक्षा में भेजे गए हैं। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए हैं। और 2020 में दुनिया भर में जो चुनौतियां आई हैं, खासकर कोरोना को लेकर और तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर, और इसे ही देखते हुए इस क्रू का, इन 4 लोगों का जो क्रू है, इसका नाम दिया गया है कैप्सूल रेसिलियंस। तो ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके पहले अध्यक्ष बने हैं क्रिस गोपाल कृष्णन, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो इन्फोसिस के सह संस्थापक रहे हैं और पूर्व सह अध्यक्ष रहे हैं क्रिस गोपाल कृष्णन। इनको रिजर्व बैंक हब RBIH इसके पहले अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में क्या काम कर रहे थे? तो ये स्टार्टअप विलेज के प्रमुख मेंटर हैं, जो अलग अलग स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक ऊष्मायन केंद्र यानी कि इंक्यूबेशन सेंटर है, और इसके ये प्रमुख मेंटर थे। अगस्त 2020 में भारत का जो RBI है, RBI ने वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक हब स्थापित करने की घोषणा की थी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, और उसी को स्थापित किया गया जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। बात करेंगे रिजर्व बैंक यानी RBI की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ कि किस प्रदेश में एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल खोली जाएगी? और इसको खोला जाना है महाराष्ट्र में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो एशिया में पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी इस जिले में खोला जाना है। और जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल ये 23 एकड़ भूमि में फैली हुई है, और ये यहीं पर इस परियोजना की स्थापना करेगी, जिसमें कुल 100 करोड़ की लागत आएगी। मिल बहुत सारी गतिविधियां करेगी, जैसे सूत काटना, दबाना, बुनाई और कताई। राइट। बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो मैप में देख लीजिए, ये महाराष्ट्र स्थित है। राजधानी यहाँ की मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें और विधानसभा की 288 सीट है। यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीट हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में तड़ोबा नेशनल पार्क यहाँ पर है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, गूगामल नेशनल पार्क है और चंदोली नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों में कोयना बांध है जो कि कोयना नदी पर बना हुआ है। बात करेंगे 11वें प्रश्न की कि किस राज्य की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, इनका निधन हो गया है और ये गोवा की पूर्व राज्यपाल थी, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो गोवा की पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता मृदुला सिन्हा, इनका दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। 77 वर्ष इनकी आयु थी। जन्म हुआ था बिहार के छपरा जिले के एक गांव में और 27 नवंबर 1942 को ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और इसके अलावा हिंदी की लेखिका भी थी। ये बीजेपी की महिला शाखा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है उसके अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया था। बात करेंगे 12वें प्रश्न की कि हाल ही में किस अभिनेता का कोलकाता में निधन हो गया है, और इनका नाम है सौमित्र चटर्जी, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो लोकप्रिय अभिनेता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सौमित्र चटर्जी, इनका 15 नवंबर को कोलकाता में निधन हो गया। ये 85 वर्ष के थे और कोरोना
पॉजिटिव थे। इन्होंने सत्यजीत रे के निर्देशन में बनी फिल्म थी अपूर संसार। इसमें अपू का चरित्र निभाकर बड़े जो पहला पर्दा होता है उस पर कदम रखा था और इन्होंने पद्म भूषण और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करेंगे 13वें प्रश्न की कि किस राज्य में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी शुरू की गई है, और ये शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बाल दिवस के अवसर पर दुनिया की अपनी तरह की पहली बच्चों के लिए एक ट्रॉम पुस्तकालय शुरू किया गया है। और ट्रॉम एक प्रकार का रेल वाहन है जो सार्वजनिक सड़कों पर ट्रॉम वे पटरियों पर चलता है। इसे पश्चिम बंगाल परिवहन निगम यानी कि वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने एपीजे आनंद चिल्ड्रंस लाइब्रेरी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया है और इसमें लगभग 1000 पुस्तकें रखी गई हैं। बात करेंगे अब हम पश्चिम बंगाल की, तो मैप में देख लीजिए ये पश्चिम बंगाल यहाँ पर स्थित है। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें और विधानसभा की 295 सीटें। प्रमुख राष्ट्रीय पार्कों में यहाँ पर सुंदरबन नेशनल पार्क यहाँ पर है, नेवर वैली नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल टाइगर रिजर्व है, गोरुमरा नेशनल पार्क है और जलदापरा नेशनल पार्क है। बात करेंगे 14वें प्रश्न की कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और ये बनाई गई है स्मृति मंधाना, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अपना नया प्रोडक्ट ईवा लॉन्च किया है और इस नए प्रोडक्ट ईवा के लिए जो क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना, इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ईवा का। ईवा जो है महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की बेहतरी के लिए एक अलग प्रकार का बचत खाता है। बात करेंगे 15वें प्रश्न की कि 15 एशिया प्रशांत देशों ने दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते का नाम क्या है। तो इसका नाम है RCEP। क्या होता है RCEP, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो जो 15 एशिया प्रशांत देशों हैं उनमें 37वें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी आसियान 10 है, ये याद रखिएगा, 10 आसियान देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था और इस शिखर सम्मेलन में 15 और जो एशिया प्रशांत देश हैं उनने मिलकर चीन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका नाम है RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक ये बन गया है। इसमें भारत भी शामिल होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल ही इसमें शामिल होने से मना कर दिया था क्योंकि भारत के कुछ हित जो थे इसमें जा रहे थे। इसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश यानी कि 10 आसियान देश शामिल हैं और इसके साथ में 11वां देश है दक्षिण कोरिया, 12वां देश है चाइना, 13वां देश है जापान, 14वां देश है ऑस्ट्रेलिया और 15वां देश है न्यूजीलैंड। ये 5 देश और शामिल हैं। तो 10 आसियान देश और 5 ये देश, तो कुल मिलाकर ये 15 देश इसमें शामिल हैं। RCEP के सदस्य दुनिया की लगभग 1/3 आबादी, 1/3 आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 30% हिस्सा इन देशों के पास में है। बात करेंगे 16वें प्रश्न की कि क्रिकेट टीम इंडिया का आधिकारिक किट स्पॉन्सर कौन बना है। तो ये बना है MPL यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो MPL यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग जो है अब वो स्पोर्ट्स टीम इंडिया का आधिकारिक किट स्पॉन्सर बन गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहले इस जर्सी पर नाइकी का ये जो था लोगो था, अब इसकी जगह पर MPL का लोगो होगा। तो BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और अंडर 19 की टीम की जर्सी के लिए MPL स्पोर्ट्स के साथ अनुबंध किया है और MPL स्पोर्ट्स ने इस साझेदारी के लिए नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक 3 वर्ष का समझौता किया गया है। बात करेंगे अब हम 17वें प्रश्न की कि चुनाव आयोग ने किसे पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है, और ये नियुक्त किए गए हैं सोनू सूद, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय चुनाव आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को पंजाब स्टेट आइकॉन के रूप में अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है, और सोनू सूद जो है पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले हैं। अभी जो कोरोना महामारी के कारण प्रवास की समस्या आई है, मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर थे उनको पहुंचाने की समस्या आई थी, तो लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर फंसे थे उनकी मदद करने वाले सोनू सूद को ADG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और इनकी एक और जो बुक है वो भी आने वाली है, आई एम नो मसीहा, ये भी आप याद रखेंगे। बात करेंगे पंजाब की, जहां का स्टेट आइकॉन इनको बनाया गया। मैप में देख लीजिए, यहाँ पर पंजाब है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, राज्यपाल VP सिंह बदनौर है। लोकसभा की यहाँ पर 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें, विधानसभा की 117 सीटें।
राष्ट्रीय उद्यानों, यहाँ पर कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, केवल अभ्यारण्य है, सेंचुरी है। नांगल अभ्यारण्य यहाँ पर है, अबोहर है, हरिके सरोवर अभ्यारण्य है, वीर मोती बाग अभ्यारण्य है और वीर बुंदेलखंडी अभ्यारण्य है। बात करेंगे 18वें प्रश्न की कि किस राज्य में गो कैबिनेट का गठन किया गया है। तो गायों के लिए ये कैबिनेट बनाई गई है और ये मध्य प्रदेश में बनाई गई है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्यों में गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट बनाने का फैसला किया है और इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को होगी, गोपाष्टमी उस दिन। और राज्य के अंदर जो भारत का पहला गो अभ्यारण्य था आगर मालवा जिले के अंदर सालरिया गांव में, इस गो अभ्यारण्य में इसका आयोजन किया जाना है। ये जो कैबिनेट बनाया गया है इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े 7 मंत्रालय हैं और इन 7 मंत्रालयों का अलग मंत्रिमंडल आप इसे कह सकते हैं। कौन कौन से इसमें शामिल हैं? इसमें पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग इसमें शामिल हैं। तो इन मंत्रालयों का ये अलग एक कैबिनेट इसे आप मान सकते हैं। एक राज्य का कैबिनेट तो है ही, तो राज्य में भी ये शामिल होंगे और ग्रामीण विकास से संबंधित ये 7 विभाग भी, मंत्रालय भी इसमें शामिल होंगे। बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की, तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी यहाँ की भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 230 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, ये राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, राइट। फॉसिल नेशनल पार्क यहाँ पर है। तो और भी राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही हैं। प्रमुख बांधों की बात करें तो इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी पर, गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। बात करेंगे अब हम 19वें प्रश्न की कि WEF की 36 स्मार्ट सिटी रोडमैप शहरों में कितने भारतीय शहर शामिल हैं। तो इसमें भारत के 4 शहर शामिल हैं, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो WEF ने 22 देशों के 6 उपमहाद्वीपों के 36 शहरों का चयन किया है, जो G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस द्वारा विकसित स्मार्ट सिटी के लिए एक नई वैश्विक रोडमैप का अगुवाई करेंगे। और इन शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल हैं। कौन कौन से? बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। इसके अलावा इसमें शामिल हैं लंदन, मॉस्को, टोरंटो, ब्राजीलिया, दुबई, मेलबर्न, ये भी इसमें शामिल हैं। बात करेंगे 20वें प्रश्न की कि फीफा ने भारत में U17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। अब इसका आयोजन फिर से भारत में होगा। तो भारत में इसका आयोजन अब कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में 2022 में होगा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाला अंडर 17 महिला विश्व कप इसको रद्द कर दिया है और भारत को 2022 में पुनः इसकी मेजबानी का अधिकार सौंपा है। इसके अलावा कोस्टा रिका में फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2022 में मेजबानी इसकी करेगा कोस्टा रिका, ये आपको याद रखना है। ये था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। पिछले करंट अफेयर में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है, और ये बनी है न्यूजीलैंड में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, आपको बहुत बधाई। और आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया गया है। तो कमेंट करके बताइएगा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है और कब तक का इसका विस्तार कर दिया गया है। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।